प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के द्वितीय खंड में विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत गत कक्षा में हम लोग सामाजिक क्रिया की अवधारणा के बारे में आपके साथ बात कर रहे थे और इसी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत हमने गत कक्षा में विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा बताए गए विचारों के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत हमने मैकाइवर के विचारों को देखा, जेनेनेकी के विचारों को देखा, रॉबर्ट मर्टन के विचारों को देखा और तत्पश्चात हम लोग मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया से संबंधित विचारों के बारे में बात कर रहे थे। जब हम सामाजिक क्रिया का अध्याय जब हमने प्रारंभ किया था, तब यह बताने की कोशिश की थी कि यूँ तो कोई भी व्यक्ति सामाजिक क्रिया के बारे में कुछ न कुछ विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए सामान्य व्यक्ति की तुलना में हमको समाजशास्त्र से संबंधित न सिर्फ सामाजिक क्रिया बल्कि समाजशास्त्र से संबंधित जो भी मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में गहराई से और सारगर्भित जानकारी एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को तुलनात्मक रूप से अधिक होना ज़्यादा जरूरी है। उसी संदर्भ में हमें कह रहे थे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करता है, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से कि प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया है। आपको यह बताने की कोशिश की कि समाज में अनेक लोग रहते हैं, अनेक लोग जब सामाजिक परिस्थिति में और सामाजिक संदर्भ में कोई कार्य करते हैं तो सामान्य दृष्टिकोण से उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है या कहा जा सकता है। बात आती है कि सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ की, यह दोहरा है कि सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सामाजिक क्रिया है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि व्यक्ति समाज में रहकर सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप नहीं कर सकता। यूं अगर समग्र में देखा जाए तो समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। समाज का यह दायित्व है कि अपने सदस्यों की तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वह पूरी करे, लेकिन एक व्यक्ति एक इकाई के रूप में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ अपने दम पर या अपने बल पर नहीं कर सकता। व्यक्ति को, अब चूंकि व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उसकी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं, शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं, या इस प्रकार से अन्य अनेक व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि हमने जब सामाजिक संस्थाओं का अध्याय देख रहे थे तब आपको बताने का प्रयास किया गया था कि समाज में, प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं और उन नियमों की पालना विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से होती है। यानी कि संस्थाएं जो है, उन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसमें आपको बताया गया कि कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करती है, जबकि व्यक्ति की कुछ द्वितीयक आवश्यकताएं हैं, उन द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनता है। ऐसी बात हम लोग संस्था की अवधारणा के अंतर्गत कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो सामाजिक क्रिया के लिए जब सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक संदर्भ की जब बात आती है, उससे तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, ठीक है, और दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हुए और दूसरे व्यक्तियों से संबंधित रहते हुए जो कार्य करता है, उन कार्य में व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी शामिल है। जब व्यक्ति समाज में रहकर दूसरे व्यक्तियों से संबंधित रहते हुए और दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करते हुए कार्य करता है तो उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। वही जो दूसरे लोगों से मिलकर, दूसरे लोगों से जब संबंधित होकर ये जो प्रक्रिया बनती है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, उसी को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ कहा जाता है। तो व्यक्ति समाज में जब सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक संदर्भ में कोई कार्य करता है तो उसको जो है सामाजिक क्रिया कहा जाता है समाजशास्त्र दृष्टिकोण से। इसी प्रकार से
जब हम लोग जननीकी की बात कर रहे थे तो जननीकी का कहना था कि सामाजिक क्रियाओं के जो है, पहली बात तो सामाजिक क्रिया का उद्देश्य जो है सामाजिक मूल्य है। जो जननीकी ने 5 भागों में सामाजिक क्रिया को विभाजित किया था, कहा था कि पहला उसका भाग है अर्थ, व्यक्ति, वस्तुएं, पद्धति और प्रतिक्रिया, यानी कि सामाजिक क्रिया का कोई अर्थ होना चाहिए, क्रिया को करने वाला कोई कर्ता व्यक्ति या अनेक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, वस्तुएं, पद्धति और प्रतिक्रिया, इन सबसे मिलकर सामाजिक क्रिया पूर्ण होगी। इसी प्रकार रॉबर्ट मर्टन की हम बात करते हैं तो रॉबर्ट मर्टन ने अपनी जो संदर्भ समूह का जो सिद्धांत की जो सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है उसका आधार माना है। ठीक है, मर्टन ने संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनी सामाजिक क्रिया की अवधारणा का आधार माना है। इसके पश्चात हम लोग मैक्स वेबर के बारे में सामाजिक क्रिया के विचार, मतलब सामाजिक क्रिया से संबंधित मैक्स वेबर के विचार के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है और बड़े महत्वपूर्ण विचार है। मैक्स वेबर की जहाँ तक बात है, जर्मन समाजशास्त्री हैं, युवा समाजशास्त्री हैं, आधुनिक समाजशास्त्री हैं, प्रत्येक सामाजिक घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी संदर्भ में उन्होंने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैक्स वेबर के अनुसार, ये हम पिछली क्लास में भी आपके साथ बात कर रहे थे, संक्षिप्त में इस बात को हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे और मैक्स वेबर ने कुछ सामाजिक क्रियाओं के प्रकार बताए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात सामाजिक क्रिया से संबंधित टालकट पार्सन्स के विचारों के बारे में बात करेंगे। तो हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा की जब बात कर रहे थे तब आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि मैक्स वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा या किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाता है जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता कोई व्यक्ति, और ये व्यक्ति एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब किसी क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, यानी कि अपनी तरफ से वो जो क्रिया कर रहा है या करने जा रहा है उसका अपनी तरफ से कोई अर्थ लगाए। किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जाएगा जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, तब किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। यानी कि तात्पर्य मैक्स वेबर के अनुसार कोई क्रिया को करने वाला कोई कर्ता हो, ठीक है, और उसका वह अर्थ लगाए, यानी कि क्रिया अर्थपूर्ण हो और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो और उन दूसरे लोगों के मनोभावों के अनुसार ही उस कर्ता की क्रिया निर्धारित हो, संचालित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। दूसरे दृष्टिकोण से, नकारात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है कि किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता, किसी क्रिया को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ ना लगाए और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, विचारों का समावेश न हो और उनके अनुसार अगर किसी कर्ता की क्रिया संचालित या निर्धारित नहीं हो तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। ऐसे इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है। तो मैक्स वेबर की परिभाषा में जो बातें उभर कर आ रही हैं, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे, तो मैक्स वेबर जो ये मानते हैं कि सामाजिक क्रिया कहे जाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात बताई वो ये कि कर्ता कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। पहली बात तो क्रिया का कुछ अर्थ लगाए कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं या करने जा रहा हूं उसका ये अर्थ है और उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उस कर्ता की क्रिया संचालित हो, निर्धारित हो, तभी किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। ठीक, तो मैक्स वेबर ने कहा कि समाज में होने वाली प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। यूं तो व्यक्ति समाज में अनेक लोग होते हैं और अनेक लोग अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो वे सब प्रकार की क्रियाएं मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं नहीं है जब तक ये बातें शामिल नहीं होंगी। कौन कौन सी? क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उसकी गतिविधि या उसकी क्रिया निर्धारित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि समाज में होने वाली प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी पत्थर की प्रतिमा के सामने बैठकर व्यक्ति घंटों पूजा करता है, वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती।
ठीक है। सामाजिक क्रिया व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य से, सामाजिक क्रिया व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल या भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति किसी पिछली दुश्मनी का बदला लेने के लिए किसी पर हमला करता है तो वह सामाजिक क्रिया है। ठीक है। एक प्रोफेसर कक्ष में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उनके साथ इंटरेक्शन करता है, उनको नोट्स देता है, तो वह सामाजिक क्रिया है। एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करता है तो उसमें उद्देश्य निहित होता है, वो भविष्य के व्यवहार से प्रभावित हो, अच्छा लाना चाहता है, अच्छी सेवा में जाना चाहता है। तो सामाजिक क्रिया व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि किसी पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों पूजा करना सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि मैक्स वेबर के अनुसार वे सारी बातें पूर्ण नहीं हो रही। वही पूजा सामाजिक क्रिया हो सकती है कब? जब वह किसी ब्राह्मण के माध्यम से मंत्रोच्चारण के द्वारा संपन्न करवाई जाए। तो उसमें क्या होगा? कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है, पत्थर की मूर्ति के सामने पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, ठीक है, और उसका अर्थ पहले भी लगा रहा था, अब भी लगा रहा है। लेकिन पहले वाली क्रिया में जब ब्राह्मण नहीं था तो इसका मतलब दूसरे लोगों के मनोभाव शामिल नहीं थे। जबकि एक ब्राह्मण के द्वारा जब पूजा अर्चना करवाई जाती है, उस ब्राह्मण के अनुसार कर्ता की गतिविधि निर्धारित होती है, तो हम कह सकते हैं दिस इज सोशल एक्शन, यह सामाजिक क्रिया है। मैक्स वेबर ने कहा कि अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। यानी कि किसी की नकल करना, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप ये कहेंगे साहब समाज के अधिकांश लोग ऐसा करें, इसको सामाजिक क्रिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब तक वे सारी बातें सम्मिलित नहीं होंगी मैक्स वेबर की परिभाषा में जो शामिल है, तब तक मैक्स वेबर के अनुसार हम किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। जैसे कि आपको बताया था कि सड़क पर अनेक लोग जा रहे हैं, बारिश का सीजन है, बारिश की बूंदें गिरने लगी तो सब लोगों ने छाता खोल लिया। इसलिए बहुत लोग, आप कहेंगे साहब बहुत सारे लोग एक जैसी क्रिया करें तो वो सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बारिश से बचने के लिए छाता खोल रहे हैं, उसमें दूसरे लोगों के मनोभाव शामिल नहीं है, ठीक है, ना वो भूत, वर्तमान और भविष्य से प्रभावित है। तो अनेक लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। कहा मैक्स वेबर ने कि मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क में सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहां तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो, तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बातें मैक्स वेबर ने बताई थी। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कहे जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए वे क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात कि सामाजिक क्रिया को करने वाला कोई कर्ता एक या अधिक होने चाहिए। कोई कर्ता हो, कर्ता एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, जो कर्ता के रूप में सामाजिक क्रिया को संपन्न करे। तो दूसरी बात मैक्स वेबर ने जो बताई वो कि क्रिया का कर्ता के द्वारा व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाया जाना चाहिए, यानी कि क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बेवजह की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तीसरी बात जो मैक्स वेबर ने बताई सामाजिक क्रिया कहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि वह सामाजिक क्रिया दूसरे लोगों के मनोभावों से, दूसरे लोगों की क्रियाओं से, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभाव, दूसरे लोगों की क्रियाओं का समावेश होना चाहिए, तब किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे। कहने का मतलब क्रिया को करने वाला कोई कर्ता हो, कर्ता एक या अधिक हो, क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों का, क्रियाओं का समावेश हो। ये बातें अगर हमें किसी सामाजिक क्रिया में देखने को मिलेगी तो मैक्स वेबर के अनुसार वह क्रिया सामाजिक क्रिया। ठीक है, ये बातें हम पूर्व में आपके साथ कर चुके हैं। इसके पश्चात मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के बारे में जिक्र किया है। अलग अलग प्रकार की सामाजिक क्रियाएं मैक्स वेबर ने बताई है, जिसका जिक्र हम लोग आपके साथ करना चाहेंगे। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं जो है 4 प्रकार की। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का जिक्र किया है। पहली जो सामाजिक क्रिया का प्रकार मैक्स वेबर ने बताया है वह है, एक होती है तार्किक सामाजिक क्रिया, एक होती है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, एक होती है प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया, और एक होती है
सामाजिक क्रिया। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। तार्किक, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरात्मक सामाजिक क्रिया, जिस पर हम लोग विस्तार से अगली कक्षा में प्रकाश डालेंगे।